जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मा है और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। यकीनन आप सब उनका इंतजार करते हैं पूरा हफ्ता, और बड़ी मुश्किलों से आज भी वो हमारे काबू आए हैं। सफर कर रहे थे, लेकिन हमने आपकी वजह से उनको जो है पाबंद करके नया दौर के प्लेटफॉर्म पर जो है अब आपके सामने पेश कर दिया है। तो सवालात बहुत सारे हैं, मौज़ूआत भी बहुत सारे हैं। जो अहम सबसे बड़ा इस वक्त मौजू और सवाल दरपेश है, वो ये है कि इतनी पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा किया गया है और महंगाई जो है वो अब आसमान पर ऑलरेडी पहुंचना शुरू हो गई है। लोग ये कह रहे हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन का खतरा है। 20 से 25% तो कम से कम ऊपर जाएगी इन्फ्लेशन, शायद उससे भी ऊपर चली जाए, क्योंकि अभी गैस की कीमतें बढ़नी है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए और गैर मकबूल होने का जो रिस्क है वो ले लिया है। अब बनेगा क्या? क्या शहबाज शरीफ साहब सरवाइव कर जाएंगे ये गैर मकबूलियत? क्या पीएमएलएन सरवाइव कर जाएगी? ये इतनी ज्यादा पब्लिक का जो प्रेशर है, अपोजिशन भी है, अवाम भी है, मीडिया भी है, ये हम देखेंगे, सेठी साहब से पूछेंगे। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है कई साल, आज बहुत अच्छी खबर आई है। और अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि अब हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का जो बंदोबस्त है वो हो रहा है। एक रिव्यू मिशन होगा अनकरीब, अभी इसकी तफसीलात आएंगी, और उसके बाद ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आए, जो कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए रिलीफ होगा, अपने आलमी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी और इमेज के लिए भी। इसकी भी बात करेंगे। कल रात को कराची में NA-240 में अजीब व गरीब नताइज आए, जहां पर MQM पाकिस्तान, जो कि कराची की एक मकबूल जमात है, उसको TLP ने तकरीबन हरा दिया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत कम वोटों से जो है वो तकरीबन जीतते रह गए। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है कराची की और पाकिस्तान की सियासत में। हम देख रहे हैं कि TLP का असर तो बड़ा था, लेकिन ये क्या ट्रेंड पक्का आगे बढ़ेगा? क्या TLP वाकई में एक सियासी कुव्वत के तौर पे उभरेगी? ये भी जानेंगे। और अमेरिकी महकमा खारजा ने आज अपने बयान में ये कहा है कि उनकी बिलावल भुट्टो, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और मामलात जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रविश पर गामजन हैं। किस हद तक ये बात दुरुस्त है या सिर्फ फील गुड स्टेटमेंट है, ये भी देखेंगे। सबसे पहला सवाल जो शहबाज साहब की हुकूमत और गैर मकबूलियत से पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर जरा बात हो जाए, क्योंकि ये अभी ब्रेकिंग खबर है आज की। बहुत से नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि सेठी साहब का क्या व्यू है इसके ऊपर। और सेठी साहब, ओवर टू यू। FATF के बारे में थोड़ा हमें बताइए। वालेकुम। रजा, FATF के बारे में कोई खास बात करने को तो नहीं है, बहुत दफा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिचुएशन ये है कि हमें कल खबरें आनी शुरू हो गई कि FATF अब आपको जो फैसला हुआ है यूरोप में, वो वाइट 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 जोन में ला रही है, आपको ग्रे जोन से हटा रही है। यहाँ तक के मुख्तलिफ लोगों ने फिर क्लेम्स करने शुरू कर दिए। नून लीग वालों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि बिल्कुल हो गया है, इट्स अ डन थिंग, ग्रे इज ओवर, वाइट आ गया है। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी लॉबिंग की है। हिना ने, रबानी खान ने बड़ी लॉबिंग की है, खुरम दस्तगीर ने लॉबिंग की है, मुर्तजा भुट्टो ने लॉबिंग की, और उसकी वजह से ये आखिरी स्टेज पे वो टिल्ट हो गया। दूसरी तरफ से वो PTI वाले जो है वो लगे हुए, वो कह रहे हैं कि ये तो सारा इसका जो काम था, होमवर्क था, वो तो हमारे दौर में हुआ और इसलिए इसकी क्रेडिट तो हमें मिलनी चाहिए। वो ठीक है, हम यहाँ नहीं है, मगर 2018 में जब हम आए थे तो उस वक्त 2016 में ग्रे लिस्ट पे नहीं थे, 2018 में ग्रे लिस्ट पे हो गए। और फिर जब हम आए तो हमने ये सारी कार्रवाई की है, और अब ठीक है, हम यहाँ नहीं है, मगर इसकी सारी क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। हमारे जमाने में जो सारे 27 ऑब्जेक्शंस थे वो हमने हमारे जमाने में रिमूव हुए हैं, इंक्लूडिंग सम लॉज दैट वर पास्ड टू कंप्लाई विद
FATF regulations and requirements. अच्छा, असली हकीकत ये है कि दरअसल ये दो हिस्से होते हैं FATF के, और हम स्पेशली रिगार्डिंग पाकिस्तान। एक तो फाइनेंशियल होता है, प्योर एंड सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग। अब उसको डिटरमिन करना होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये टेररिज्म के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रही। जनरल जो मनी लॉन्ड्रिंग है, दैट्स नॉट द जॉब ऑफ FATF। मगर मनी लॉन्ड्रिंग टू बी यूज, प्रोसीड्स टू बी यूज फॉर फाइनेंसिंग टेररिज्म, इसमें यहाँ FATF वाले आ जाते हैं। और दूसरा इसका जो वो पहलू है कि अब टेररिज्म, व्हाट सॉर्ट ऑफ टेररिज्म, FATF ने किसको डिफाइन किया है एज टेररिज्म जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है। समझ तो आती है कि अगर अलकायदा है या दाइश है या कोई और ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स हों, तो समझ आती है कि FATF को कंसर्न होना चाहिए। मगर हमारे केस में ज्यादातर कंसर्न उनका उन ग्रुप्स के साथ था जिनको शायद हम टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं कहते, हम उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक कश्मीर और इंडिया के साथ था। जैश ए मोहम्मद हो गए या लश्कर तैयबा हो गए, इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस। और FATF के अंदर इंडिया बहुत अहम रोल अदा करता है, और एशिया पैसिफिक का हेड भी, चेयर में भी आजकल पिछले 2-3 साल से शायद वही है। और उनका इंटरेस्ट इन इस किस्म के ग्रुप्स के ऊपर था कि इनको रोका जाए, इनकी मनी सप्लाई लाइन जो है, फाइनेंशियल सप्लाई लाइन रोकी जाए। और तो हमारे लिए तो एक बड़ा मखसूस किस्म की उसकी टारगेट थी, और जाहिर है दूसरी टारगेट वही थी, स्टेट बैंक वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके जरिए कंट्रोल्स जो है वो टाइट नहीं थे और बाकी भी मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी। तो उन्होंने फिर कुछ इकदाम आपसे मांगे कि आप कुछ एक्शंस कैरी आउट करें। अच्छा, अब मसला ये है कि वो एक्शंस, जो दो किस्म के एक्शंस थे, एक तो वो थे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जनरली जो है उसके ऊपर कंट्रोल पाया जाए, जनरल स्पीकिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की जाए, जो कि हमारी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3-4 साल में वो कानून भी पास हो गए हैं और वो कुछ प्रोसीजर्स भी टाइट हो गए। तो वो तो उसके अंदर तो किसी सिविलियन हुकूमत का इशू नहीं था, वो खुद भी चाहते थे ये करना, और मगर लिथार्जी और ज्यादा एक और फैक्टर था जिसकी वजह से शायद वो नहीं कर पाए, अगर करना भी चाहते तो। वो यही था कि ये जो मसला है फ्रीडम फाइटर्स वर्सेस टेररिस्ट्स, और आपको याद होगा कि दिस इज बीन द मेन फोकस। वो जो लोगों को, ग्रुप्स को आउटलॉ किया गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो भी टारगेटेड थे, जिसके अंदर पाकिस्तानी वो ग्रुप्स को टारगेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, लेड बाय द इंडियन लॉबी, जिनका ताल्लुक कश्मीर की लिबरेशन के साथ था, जिन्हें हम जिहादी ग्रुप्स कहते हैं वगैरह। तो हुआ क्या है पिछले 2-3 साल में, 2016 में गालिबन मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के अंदर ये सवाल खड़ा किया कि ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं, इनकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और इनको थोड़ा सा इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, देखभाल देखना चाहिए को क्या रहा क्या नहीं रहा। और उस वक्त के DG ISI जनरल रिजवान ने ये बात जो है वो पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने जाहिर साथियों को और हेडक्वार्टर्स में बता दी कि प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बात कर रहे हैं, इसके साथ हमारा कश्मीर के ऊपर प्रॉब्लम बन सकता है, और हम ये हमारे एहसासे हैं जिनको अब हम कैसे बंद करें, हम तो तस्लीम भी नहीं करते कि ये हमारे एहसासे हैं वगैरह वगैरह। इस किस्म की बातचीत चली, और उसके बाद आपको पता है कि कुछ इंसिडेंट्स इंडिया में हुए, पठानकोट में हुए वगैरह वगैरह। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जिन लोगों ने किया इनको पता किया जाए। जब पता चला कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि FIR भी काटी जाए। उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस थी फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और तल्लुकात नवाज शरीफ साहब के साथ इस इशू के ऊपर खराब हुए। दरअसल ये एक रिक्वायरमेंट थी FATF की, ये एक और अनदर वन ऑफ इज वेरी कोर रिक्वायरमेंट्स, जो दो रह गई थी। 29 में से 27 कंप्लायंस हो गई थी, ये दो रह गई थी, जिसके तल्लक इन चीजों के साथ था कि आप लोग इनको क्यों नहीं रोकते, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होते, मुंबई वाले हों या पठानकोट वाले हों वगैरह वगैरह। और यहाँ अदालतों के जरिए कार्रवाई होती भी थी और नहीं भी होती थी, और मसले थे, इतने आसान नहीं होता है इस किस्म के ग्रुप्स को के ऊपर लगाम डालनी, क्योंकि आपने इनको काफी मजबूत किया होता है फॉर
आपके नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। तो मैं समझता हूँ कि जब ये अब जैसे ना फंदा जब गले पे आ जाए और आप फाइनेंशियल बैंकरप्सी फेस कर रहे हो और ये कांस्टेंट थ्रेट हो कि जी आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक में डाल देंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपने देखा पिछले फिर साल डेढ़ के अंदर क्या हुआ कि हाफिज सईद साहब को भी सजा हो गई, उनके घर में अटैक भी हुआ एक, उसके बाद आपने देखा और भी इस किस्म की कार्रवाइयां हो गई, और जाहिर है इससे नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन लाइट दी थी तो ये सब कुछ हुआ। और तो मैं ये समझता हूँ इसमें इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ साहब की कोई कारकर्दगी नहीं है। इसमें पहले भी जो रुकावट आ रही थी ऑन वन डायमेंशन ऑफ इट, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही थी, और अब भी जो रुकावट रिमूव हुई है वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने वो रुकावट रिमूव की है। जब से जनरल बाजवा ने ये ऐलान किया कि अब हम जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ रीसेट करने जा रहे हैं अपने तल्लुकात और अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो उस वक्त से के बाद फिर ये कंप्लायंस शुरू हुई। और सो इसकी क्रेडिट अगर जाती है तो जैसे पहले डिसक्रेडिट जाती थी, अब अगर क्रेडिट जाती है तो वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जाती है, खुसूसन जनरल बाजवा एंड कंपनी, जिन्होंने ये फैसले करके और यूरोपियंस को और ग्लोबल कम्युनिटी को जो उनके डिमांड्स थे ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑन टेररिज्म एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिटेंसी फ्रॉम पाकिस्तान, इसके ऊपर एक लगाम डाली है और ये कंप्लायंस की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि हमें ये कहा गया कि आज के रोज हम ग्रे लिस्ट से उतर जाएंगे। मेरा कुछ अरसे से ये मौक़िफ़ था इस प्रोग्राम पे भी, और मैंने अपने चैनल 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि अभी आप उतरेंगे नहीं, अभी आपको ग्रीन लाइट की ऑरेंज लाइट हो जाएगी और आप अक्टूबर में जाके आप इसके ऊपर से उतरेंगे। और क्योंकि मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी अप्रिशिएट तो बहुत करती है कि काम तो हुआ है, इसके दौरान कोर इश्यूज को रिजॉल्व किया गया है, कानून पास हुए हैं एंड सो ऑन। सम ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऑर्डिनेंसेस हैं, they have to be made into laws, but at least the effort has been made and a great deal of sincerity shown in this path. तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब वो आएंगे, एक पीआर विजिट है ये, देखेंगे ताकि वो आपको आपकी फुल रिपोर्ट दे और जाके फिर अभी तो आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे जी इट्स ऑलमोस्ट डन, वेल डन, ये वो सेलिब्रेशंस आर इन ऑर्डर, बट फॉर्मली आपको ये आगे जाके करेंगे। और उसकी वजह भी एक है, वो देखना चाहेंगे कि आगे कौन सी रेजीम आती है, क्या एक ऐसी सियासी रेजीम तो ना आए या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसी तब्दीलियां ना हो जाएं जो कि कमिटमेंट्स की गई है ऑन एफएटीएफ उसकी मलकियत लेने से इनकार हो जाए। तो वो ये भी देखेंगे और अक्टूबर तक ये फैसला हो जाएगा कि इस्लामाबाद में कौन बैठेगा, जीएचक्यू में कौन बैठेगा, और क्या ये जो सारा निज़ाम जो तब्दील हुआ है क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। आपके सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंक्लूडिंग विद द यूरोपियन कम्युनिटी एंड ऑन द इशू ऑफ एफएटीएफ इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे। बिल्कुल सेठी साहब, आपने तो खुद ही अपने कमेंट्स में अगले सवालात की गुंजाइश निकाल दी है। अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर में तो आपको पता है क्या होना है। असल तो पाकिस्तान की इस वक्त सारी की सारी सियासी गेम जो है वो नवंबर में एक तबादले या एक अपॉइंटमेंट या एक एक्सटेंशन के साथ लिंक्ड है। लेकिन मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। मैं पहले जो मैंने चूंकि मौजूआत का जिक्र किया कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। ये पानी है 3 बार जी जी, ये पानी की बोतल है जी, पानी की बोतल है। अच्छा, बिल्कुल आपने वजाहत कर दी है, अच्छी बात है। बहरहाल जी, मैं ये चाहता हूँ तीन बार पेट्रोल बढ़ा है जी, 3 बार। थैंक यू सोलंकी साहब। उससे इन्फ्लेशन जो है वो 20% तक पहुंच रही है। तो मैं ये अर्ज ये करना चाहता हूं कि मेरी भी अभी कुछ ही दिन पहले एक मुख्तसर मुलाकात हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, और जिसमें कि मैंने सारी गुफ्तगू का महवर ही इसके ऊपर था कि पाकिस्तान का जो माशी बहरान है और जिस कदर वो प्रेशर में है इसको फिक्स करने के लिए, और जिस वक्त जो हालात खराब हैं उस पर वो भी बहुत ही ज्यादा वरीड दिखाई दिए। उन्होंने भी ये कहा कि ये इतना बड़ा बहरान जो इस वक्त मुल्क को लाक है उसके लिए वो कोशिश करें। और जाहिर बात है कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज का मुकम्मल इदराक है कि अगर महंगाई इस कदर शदीद होगी, अगर इतना ज्यादा अवामी गुस्सा जो उसकी लहर बनेगी, तो ना सिर्फ सियासी नुकसान हो सकता है बल्कि दोबारा से इमरान खान साहब की जो वापसी है उसके रास्ते भी हम पार हो सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी
थोड़ा पीछे हट सकती है क्योंकि अनपॉपुलर फैसले लिए जा रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त आप क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तो कि इस वक्त आप क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तो पहले तो हम स्पेकुलेटिव बात कर रहे थे, इस वक्त ये सर पर आन गिरी है बिजली, हुकूमत के भी, अवाम के भी। रजा, ये कोई हम बात तो कर रहे थे, तो क्या हम हवा में बात तो नहीं कर रहे थे ना। हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमें भी फाइनेंशियल्स का पता है, और प्रोजेक्शंस हम भी देख रहे थे। तो ये तो वाज़ेह था कि जब ये के इक़दाम होंगे तो महंगाई होगी और एक बैकलैश आएगा। ऐसे तो नहीं है कि इस हुकूमत नादान है और इन्हें पता ही नहीं था कि ये होगा, या इनका ख्याल था कि हम शायद ये ना करें, इसकी जरूरत ना पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट यही इशू था जो कि लंदन में डिस्कस हुआ था कि ये अगर हम इस वक्त बैठ जाते हैं हुकूमत के अंदर और इसको चलाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ होगा। ये बात वाज़ेह थी जो आज आपको नजर आ रही है। मगर साथ साथ दूसरा इशू भी ये था कि अगर ये होगा तो क्या हमें इसका बोझ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। और उस वक्त सवाल ज़हन में, नून लीग के लीडरशिप के ज़हन में ये सवाल था कि अगर हम ये बोझ उठाते हैं और अनपॉपुलर हो जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ देती है, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अगर इलेक्शन कॉल हो जाती है मिडवे जुलाई में, हमें एमक्यूएम छोड़ जाती है या बीएपी छोड़ जाती है या कुछ और हो जाता है, तो क्या करेंगे हम। तो फिर इन हालात में तो फिर बेहतर ये नहीं है कि हम बाहर ही बैठे और इलेक्शन अभी खुद ही कॉल कर लें और केयर टेकर्स को हैंडल कर लेने दें। इसीलिए आपने देखा कि उस वक्त जब ये डिबेट चल रही थी नून लीग के अंदर और खान साहब भी लगे हुए थे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, तो एस्टैब्लिशमेंट ने केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए तैयारियां कर दी थी। हफीज शेख साहब को बुला लिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह, और ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने सबके इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये बिल्कुल होने जा रहा था, तो और इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसकी वजह से सूरत हाल तब्दील हो गई। मुझे याद है कि 23 तारीख को पिछले माह की मैंने ये कहा था, अप्रैल 20 मई में मैंने ये कहा था कि नहीं, अप्रैल में मैंने ये कहा था कि अब 2-3 दिन के अंदर अंदर ये लोग अब डिसॉल्व करके घर चले जाएंगे और नए इलेक्शंस कॉल होंगे। और फिर 25 तारीख को जिस दिन उसी दिन इमरान खान साहब ने एक ऐलान कर दिया कि 25 को वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो जैसे ही ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल तब्दील हो गई। उस वक्त नून लीग एक दफा फिर सोचों में पड़ गई, पीडीएम एक दफा फिर सोच में पड़ गई कि अब अगर हमने डिसॉल्व नहीं किया और हम करने जा रहे थे और इमरान खान ने ये धमकी दी है, तो ऐसे लगता है कि वो इंतजार कर रहा है, एक धमकी दी है और फिर हम डिसॉल्व करें, लगेगा कि उसकी वजह से, उसकी धमकी से हमें ये करना पड़ गया। तो वो तो फिर इलेक्शन में भी ये हावी हो जाएगा, लगेगा हम भाग गए डर के मारे, हम खड़े नहीं हुए। तो फिर इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, अब हम नहीं वापस जा सकते, अब हमें ये मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, अदरवाइज बैठने की फायदा क्या अगर आप मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। तो फिर मेरा ख्याल है कोई अंडरस्टैंडिंग हुई विद द एस्टेब्लिशमेंट कि जी आप हमें डिस्टेबलाइज ना करें, यू माइंड योर बिजनेस, हम इस मुल्क को संभालने की कोशिश करते हैं, हमें मौका तो दिया जाए और हम ये जो मुश्किल फैसले करते हैं। तो फिर ये मुश्किल फैसले करने पड़े और करने पड़ रहे हैं और करने पड़ेंगे आगे भी। अब इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ है कि वो जो बैकलैश हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ गई है। और आप सही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक वगैरह जैसे इदारे जो हैं वो 23% पे फोरकास्ट कर रहे हैं, और अभी तो और भी बड़े इकदाम होने हैं। खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अभी और भी हमने मुश्किल फैसले करने हैं, और अभी भी आईएमएफ ने बात मानी नहीं है। वो अभी भी आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन जारी है। अभी तो ये भी खबरें आ रही है कि पीडीएम के लोग जो हैं वो मिल रहे हैं नए अमेरिकन एम्बेसडर को, कि उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझाएं आईएमएफ को कि इतनी सख्ती हमारे साथ मत करें, हमें इस वक्त शदीद हेल्प की जरूरत है, हमें ना पुश करें इनटू एन अनपॉपुलर सिचुएशन जहां फिर डिस्टेबलाइजेशन यहाँ शुरू हो जाए एंड सो ऑन। तो आप ये फैसले तो करे किए हैं और ये भुगतने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ एक नई डोमेन, इसके अलावा दूसरा एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वो जैसे ही इन्होंने मुश्किल फैसले करने शुरू कर दिए हैं तो उतना ही एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटती जा रही है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को ये फैसले पसंद हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के ज़हन में अब एक और बात आनी शुरू हो गई
वो ये कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ठीक कर रहे हैं आपके। अब IMF से पैसे लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छी मार खा रहे हैं फ्रॉम द पब्लिक एंड फ्रॉम इमरान खान। तो ये किस्म की कुर्बानी है, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेक्स जो हैं वो दाव पे लगा दिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और तो एस्टेब्लिशमेंट और ये अगर आप मिल के इस मुल्क को संभाल लें और इलेक्शन अगले साल हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में ये बात भी आनी शुरू हो गई कि अगर हर बात जो है वो अब ठीक हो रही है, तो जिसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सस्टेन हो रहा है, तो फिर इनको क्यों हम इलेक्शन की तरफ जाएं? अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं इन हालात में, और इन हालात में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, नून लीग की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो गिर रही है, खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ तो नहीं रही है, मगर चले संजय आप वहीं की वहीं है, और ये बाई इलेक्शन से पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप ठहर जाएं बाई इलेक्शन तक, देख लेते हैं कि वहां क्या होता है। वहां अगर ये नून लीग इसके बावजूद डज वेल, तो फिर तो इनका हक बनता है टू कैरी ऑन। और अगर ये वाइप आउट हो जाते हैं और इमरान खान धनधनाता है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। मगर इसके साथ सोचना जब पड़ेगा तो एक और प्रॉब्लम बन जाता है। वो प्रॉब्लम ये बन जाता है कि इमरान खान साहब के साथ करंट एस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है उनके तो प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान साहब ने उनको टारगेट किया हुआ है, तो ये एक शहर में कैसे रह सकते हैं? तो ये तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। और उसके अलावा ये सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो ठीक किए हैं, ये सारे फिर खराब हो जाएंगे। और अगर इमरान खान इलेक्शन जीतता नहीं है, तो वो यहीं आगे खड़ा हो जाएगा, मैं लॉन्ग मार्च करता हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करता हूँ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो फिर ये सारा घूम फिर के हम वहीं आ जाएंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि ठीक है हम तो न्यूट्रल हैं, इनको चलने दें, ये एक आईनी तरीके के साथ आए हैं, ये अगर काम कर रहे हैं मुल्क के मफाद में तो करने दें इनको। और अगर आवाम से गाली पड़ रही है क्योंकि खान साहब एक ऐसा कुआं जिसके अंदर जहर घोल के छोड़ गए, तो ये कम से कम, जिसे कहते हैं पंजाबी, कौड़ा घुट ते करते हुए ने करन दे उन्हें, फिर साडा की जाता है, अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में वो जो पहले चांसेस थे कि 50-50 है कि ये रहेंगे या ये नहीं रहेंगे, अब मैं समझता हूँ ये 75% ये है कि ये रहेंगे, और 25% है कि जुलाई के तक शायद ये ना रहे, मगर 75% ये है कि ये रहेंगे। उसकी वजह ये है कि अब सबको समझ आ गई है कि इनके रहने के साथ मुल्क के मफाद के अंदर है, नंबर एक। नंबर दो, नई इलेक्शन के साथ कोई मसले नहीं हल होंगे। तीसरा ये है कि एक नई इलेक्शन के साथ 3 महीने की फिर इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, फिर 200 अरब रुपया खर्च हो जाएगा, जहां ढेला नहीं है लोगों को पैसे देने के लिए, और वहां 150-200 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन मांगेगी, वो कहां से आएगा? और उधर से IMF रुक जाएगी, आपके सारे पैसे जो आने हैं वो भी रुक जाएंगे, कहेंगे जी इंतजार करने। FATF वाले भी घर जाके बह जाएंगे, कहेंगे लो जी असी भी इंतजार करने हैं। तो ये हो क्या रहा है? तो ये इतनी इंस्टेबिलिटी इस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एज लॉन्ग एज अगर लॉन्ग एज ये गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटी हुई है और हर बात उनकी मान रही है, और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, और ऊपर से अवाम की गालियां भी खा रही हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट की, ये काम करने ही है अदरवाइज सारे उड़ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये 75% दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। और अब जो सूरत हाल है वो एक पॉजिटिव नजर आ रही है कि ये मुश्किलात जो आगे आ रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, इनका सियासी फ्यूचर के ऊपर अच्छा ही असर होगा, बुरा नहीं होगा। अलबत्ता ये कि बैकलैश जरूर आएगी, मुस्लिम लीग नून को ठीक ठाक गालियां पड़ेंगी। सेठी साहब हम फर्ज कर लेते हैं कि एक नया सेम पेज बन गया है। एक तो पुराना सेम पेज था इमरान खान के साथ, लेकिन अभी जैसा आप बता रहे हैं उससे हम फर्ज कर लेते हैं कि एक नया सेम पेज बन गया है। लेकिन इमरान खान जो है वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि जी मैं इनको तस्लीम नहीं करूंगा और मैं मज़ाहमत करूंगा और मैं एहतजाज करूंगा। अब उन्होंने नई एक कॉल दी है कि इतवार की रात 9 बजे जो है ना कौम बाहर आए। आपको लगता है कि उसका कोई असर होगा? और तमाम नजरें जो है वो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में है, जिसके हवाले से आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये जो 20 नशिस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं उनमें से 16 तो हम क्लीन स्वीप करेंगे, 4 पे मुकाबला होगा। आपको क्या लगता है कि 17 जुलाई को क्या होगा और उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब आपने 2 सवाल एक में कर दिए। पहले तो आपने कहा कि इमरान खान साहब ने फिर एक कॉल दे दी। देखिए, पहले भी ये कॉल दी थी, इमरान खान साहब की लाइन पिटी हुई है इस वक्त, और इसीलिए ये दलेर हुए हैं नून लीग वाले और PDM वाले।
और मेरा ख्याल है ये असेसमेंट अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी कर ली है कि इमरान खान साहब अब धमकी ज्यादा और कारकर्दगी कम, और ये प्रोपेगेंडा एक हद तक चल रहा है। और ये डिफेंस और गुलबर्ग वाले लोग और इस्लामाबाद वाले लोग, ये 2-2.5 हज़ार से ज्यादा क्या निकलते हैं, और वो भी अगर से सही इकदाम किए जाएं तो शायद ये भी अपना निकले। और गर्मी भी बड़ी है, और ऊपर से एक एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है, नून लीग के हक में नहीं हो रही मगर पीटीआई के खिलाफ हो रही है, कि इमरान खान साहब जो है वो ब्लफ पे ब्लफ मारी जा रहे हैं, ब्लफ्स आर बीइंग कॉल्ड। यहाँ तक के लोग अब ये कह रहे हैं कि ये 25 वाला तो इश्यू जो था ये तो डिजास्टर था, उसके बाद टाइट टर्न कर गई। अगर इमरान खान साहब 25 को बड़ा शो कर लेते तो बड़ा फर्क पड़ जाना था, मगर क्योंकि वो अब सब तजियाकार यही कह रहे हैं वो फेलियर था, और उसके बाद रिट्रीट करना पड़ा, और रिट्रीट करके अब जैसे कहते हैं लिकिंग हिज वुंड्स। तो मैं समझता हूँ कि अब खान साहब का जो, और ये बाय द वे हमने यहाँ डिस्कस किया इस प्लेटफॉर्म पे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये बाहर आएंगे और उसके बाद इनका आहिस्ता 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 अगले 4-5 महीने के अंदर अंदर इनका जो सपोर्ट बेस है वो, जिसे कहते हैं ना, वो अपैथेटिक होता जाएगा। अपैथेटिक से मुराद ये है कि वो बाहर निकलने से, लड़ने से, झगड़ने से वो जज्बा नहीं रहेगा, एक फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो जाएगी, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर हर चीज करने की। और जब अब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और दूसरी गवर्नमेंट जो आई है उसने पांव जमा लिए हैं, और उसके हाथ में अब सारा, जैसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में है, पुलिस उसके हाथ में है, और उन्होंने ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हम चाहें तो रेंजर्स को भी बुला सकते हैं। तो उसके बाद अब क्या रह गया है? एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा पंजाब में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में आई नहीं तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, परवेज इलाही को कितना कमजोर कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की ये जो बाहर निकलने वाली चीजें हैं ये ठीक है, सिविल सोसाइटी के लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं वो निकलेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट गोइंग टू सक्सीड। इधर उधर उधर जरूर निकलेंगे लोग, उनके हैं सपोर्ट बेस, मगर इसके साथ कोई वो अपना वो चाहते हैं कि कोई मोमेंटम रहे उनकी प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि अब उनको तो समझ आ रही है कि लॉन्ग मार्च आज अब नहीं होना। अब वो कह रहे हैं जी कि मैं ये बजट की इंतजार कर रहा हूँ, अब बजट आ गया, अब वो इसकी इंतजार कर रहे हैं कि क्या इंतजार कर रहे हैं, अब इसके ऊपर डिबेट होगी, खुद तो पार्लियामेंट में है नहीं, डिबेट क्या होगी। तो सारा जो तवज्जो है पाकिस्तान की इमरान खान साहब की इंक्लूडिंग, अब वो जुलाई के जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, वो वहां से अब पता चलेगा पंजाब में क्या होता है, कौन रहता है कौन नहीं रहता, पीडीएम की हुकूमत का क्या होगा, नून लीग और उनके साथियों के साथ सीट एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, और ये कि खान साहब का फ्यूचर क्या है। अगर तो खान साहब 12-14 सीटें ले जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि एक दफा फिर लोग ड्राइंग बोर्ड पे चले जाएंगे टोपियां पहन के और पाइपें लेके कि यार हुड़की करिए देखिए तो सही। और अगर खान साहब को 2-3 मिलती हैं और ये रोना धोना शुरू कर देते हैं कि जी मेरा इलेक्शन रिगिंग हो गई, ये हो गया, तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। और वही जो एक पर्सपेक्टिव चल रहा है कि इसके बावजूद कि नून लीग को इस वक्त गाली पड़ रही है बिकॉज ऑफ दीज इकदाम, इसके बावजूद अगर वो अच्छे कैंडिडेट्स सिलेक्ट करते हैं और अच्छी मिक्स करते हैं, और आपको पता है यहाँ की सियासत के अंदर पार्टी का एक हिस्सा होता है और एक हिस्सा कैंडिडेट का भी होता है, और ये बड़े तकड़े कैंडिडेट्स अगर खड़े हो गए और इनको सपोर्ट भी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगी ना फ्रॉम सोर्सेस लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। और तो मैं समझता हूँ कि दिस विल डिसाइड कि आगे अब अगस्त में क्या होना है यार। जी तो आपने आखिरी वक्त जाते जाते एक सवाल खड़ा कर दिया था, मैं उसका भी अभी जवाब दे दूं। आपने कहा नवंबर की आपने बात की, कुछ करना चाहेंगे बात, या मैं कह दूं जो कह दूं? करें करें कहें कहें बिल्कुल कहें। आपने कहा जी वो नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां तब्दीलियां होनी है, ये होना वो होना। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मगर मैं समझता हूँ इतना भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। मैं समझता हूँ कुछ फैसले हो ही गए हैं, तो इसलिए ये समझना कि वहां कुछ फैसले होने वाले हैं जिसकी वजह से हालात तब्दील हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट अगर रही तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की ख्वाहिश होगी कि अगला आर्मी चीफ कौन बने या कौन रहे, वही बात मानी जाएगी, फुल स्टॉप। इसलिए दिस इज नॉट एन इश्यू एज फार एज माय असेसमेंट इज कंसर्न। जी सुलगी साहब। जी 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 सेठी साहब, अगर फर्ज कर लेते हैं, वैसे इम्कानात मुझे नजर नहीं आ रहे,
लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि ये जो 20 सीटें हैं उसमें से 15 सीटें पीटीआई जीत जाती है, तो हमजा की पोजीशन तो बहुत कमजोर हो जाएगी। और अगर पंजाब इनके हाथ से जाता है तो फिर जो इस्लामाबाद वाली जो हुकूमत है वो कितना मुस्तहकम रह सकती आप सही कह रहे हैं। अगर देखिए, इस्लामाबाद और पंजाब अगर एक सफ़े पे ना हो और दो अलग-अलग सफ़े पे हों, तो पंजाब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फॉर इस्लामाबाद। मुझे तो याद है, यहाँ बहुत से लोग हैं जो कि शायद इन्होंने 90 की दिहाई के सारे सियासत जो है, जो होती रही है, सुनी हो। जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर से पंजाब के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, तो बहुत बुरे हालात थे। यहाँ तक कि सेंटर जो था वो अपना चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगा सकता था। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर आते थे तो उनको रिसीव करने के लिए चीफ मिनिस्टर भी नहीं जाता था, और वो आके स्टेट गेस्ट हाउस में रहते थे, एंड सो ऑन। तो इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं चल सकती। पंजाब इज हाफ ऑफ पाकिस्तान, और अगर पंजाब में एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट बैठी भी है तो बहुत इंस्टेबिलिटी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिटिकल है इस गवर्नमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए, कि ये जो बाई इलेक्शन होने हैं ये इनमें ये मेजोरिटी जीते ताकि पंजाब को मुस्तहकम कर सके। फिर जाके ये जो ट्रांजिशन है ये कामयाब होगी। पंजाब की भी जो इकोनॉमी है ओवर 55% ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन रियल टर्म्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वगैरह, वो तो खैर इम्पोर्ट ड्यूटी से आती है, बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड सो ऑन। तो अब बात ये है कि दिस इज क्रिटिकल। अगर तो इमरान खान जीत जाता है बाई इलेक्शन, तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, ड्राइंग बोर्ड खुल जाएंगे, हमजा की हुकूमत चल नहीं सकेगी, अदालतों में घूमेंगे, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो टोपियां पहन के और बैठ जाएंगे, रोलिंग अप देयर स्लीव्स की हुणकी करिए। तो अगर ऐसे हुआ तो फिर यू कैन इमेजिन कि इंस्टेबिलिटी होगी। जी सेठी है। साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बातें कही बाई इलेक्शन के बारे में भी, दीगर चीजों के बारे में भी, नवंबर का भी आपने जिक्र कर दिया। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे मुबस्सिरीन का ये ख्याल है पाकिस्तान में कि इदारे के अंदर जो सपोर्ट है, मुबैना कहा जाता है, प्रेशर जो है वो, इट डजंट मीन कि इट डजंट मैटर कि कौन चीफ है, अभी वाले हैं अगले वाले हैं, वो कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किस हद तक आप समझते हैं ये बात सही है कि जी वो डिटरमिन करेगा अगला सारा जो पॉलिटिकल प्लान है, जो नक्शा है? इसके ऊपर बहुत स्पेकुलेशन भी हो रही है, कोई लोग तरह तरह की, आप यकीन जानिए कि इस्लामाबाद में मैं कोई 20-25 लोगों से बात की है, 20-25 लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, और वो कोई कहता जी 90% उसके साथ हैं, कोई कहता जी 80% साथ हैं, कोई कहता जी बड़ा प्रेशर है और ये ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, अब लीडरशिप को एक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? आपकी मालूमात भी होंगी और एनालिसिस, दोनों बताइए। मैंने तो जवाब दे दिया है। मैंने कहा 75% चांसेस अब इस सिस्टम को आगे बढ़ने के हैं। एंड आई हैव आल्सो सेड कि अगर ये बाई इलेक्शन में गड़बड़ हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीडीएम, तो फिर 75 से 50 पे आ जाएगा और फिर मामले फिर से बात शुरू हो जाएगी। मगर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डिवीजन की जो बात हो रही है, एक्चुअली डिवीजन नहीं है। जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक क्लीक होती है ना जो रूल करती है, तो मैं समझता हूँ वो क्लीक फर्मली इंट्रेंच्ड है, और वो क्लीक ने सारे फैसले पहले भी किए और अब भी वही करेंगे। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि अब उनके इस क्लीक के बारे में ये है कि वो चाहते हैं स्टेबिलिटी हो और नेशनल इंटरेस्ट में काम किया जाए। और मैं समझता हूँ यही, इसीलिए मैंने आपको इशारा भी कर दिया। अब आप फिर पंगा ले रहे हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे कुछ कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है, आप जब प्रोवोक करते हैं तो मैं प्रोवोक हो जाता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो जनरल बाजवा जो है वो सब चीज देख रहे हैं और उन्होंने संभाल लिया सारा कुछ। ये जो आपने देखी डिवीजन शीजन, वो भी अब उसकी ज्यादा बात नहीं होती, अब चुप हो गए सारे। थोड़ी बहुत इधर टाइट किया, थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दिया, थोड़े बहुत साथ लेके गए, और अब एक बहुत बड़ा उन्होंने एक कदम उठाया है जिसके साथ उनकी इंस्टीट्यूशन उनके साथ बड़ी खुश होगी। और अगर कुछ छोटी मोटी इश्यूज रह भी गए हैं, क्योंकि लोगों की कुछ किसी की हमदर्दी इधर है, किसी की उधर है, वो भी अब खत्म हो जाएंगी। और तो जनरल बाजवा इज फर्मली इन कंट्रोल, कोई ऐसी बात नहीं है, और उनके साथी उनके क्या साथ स्टेप हैं। उठाया उन्होंने? आप कह रहे हैं क्या स्टेप उठाया उन्होंने? जरा ये भी थोड़ा इलेबोरेट ना सेठी साहब, ये तो फिर देखो ना
ज्यादा ना करो। पहले रजा, ये मुशर्रफ साहब का वापस आना जो है, दिस इज अ वेरी बिग स्टेप। ये ऐसे हो नहीं सकता था कि एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर ये हो, और मेरा तो ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल छोड़े, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये हो रहा है। और सारी सियासी जमातें जो है या चुप रहेंगी या खैर मकदम करेंगी, और वो आएंगे, उनको फौज ला रही है वापस। और दे मेकिंग अ पॉइंट ऑल्सो। एक तो ये कि सारी फौज खुश हो जाएगी इससे कि हमारे चीफ के साथ अच्छा अच्छे बर्ताव होना चाहिए। जो भी है, वी प्रोटेक्ट आवर ओन, एंड so this is a big signal that is going out to the civilians and to the army itself, that General Bajwa and this group will protect the interests of the army, the institutional interests of the army. खा वो जनरल मुशर्रफ के साथ और उनकी पॉलिसीज के साथ इख्तलाफ हो, ये हो, they won't let a chief go down. आपने देखा कि जनरल कियानी के बारे में ये था कि जनरल कियानी ने आखिरी स्टेज पे डिच्ड जनरल मुशर्रफ, बट उन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी, मगर जनरल रहील शरीफ ने तो उनकी एक्चुअली मदद की थी। और उसके बाद जनरल बाजवा ने भी उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। और अब जाके मेरा ख्याल है कि इज डिसाइडेड कि दिस विल बी अ वेरी बिग थिंग के, और अब बातें आ रही हैं जी स्टेट फ्यूनरल और ये वो वगैरह वगैरह। आई डोंट नो क्या फैसला होगा, मगर और किस तरीके से इसको देखा जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये स्टेट फ्यूनरल वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिस वुड बी अ ग्रेव प्रोवोकेशन टू सिविल सोसाइटी। बट बात यह है कि शायद कोई ऑब्जेक्शन स्वाय सोशल मीडिया के रजा रूमी शायद करे, मगर और तो कोई नहीं करेगा। मैंने कहा कि जाते जाते तुम्हें फंसा दूं मैं। सोलंकी साहब तो स्टूडियो से इधर उधर हो जाएंगे, रजा फंस जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ कह देगा या वो फजूल सा सवाल पूछ लेगा। नहीं, मैंने तो ऑलरेडी नवाज शरीफ के मौकफ की तायद कर दी है। अच्छा। मैंने कहा सियासी इंतकाम का नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं स्टेट फ्यूनरल की बात कर रहा हूँ आपका। तो उसपे मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या है। आप मुझे मत पूछिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। बहरहाल अगर कोई ऐसी, तो मैं जो भी है जनरल मुशर्रफ की वापसी और उसके बाद कैसे उनके साथ रवैया अख्तियार करती है रियासत, और सियासी जमातें बेचारे तो लेटे हुए हैं, उन्होंने क्या कहना है, जो हुक्म होगा वही करेंगे। और इसके साथ वो जो आर्मी के अंदर छोटी मोटी जो इश्यूज चलते रहते हैं और भी सीमेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग डिवाइस। So it's a very sharp move by General Bajwa, tactically, but of course, civil society के लिए it will create problems. कि somebody who carried out a coup and जिसके खिलाफ एक conviction है, और वो जैसे भी conviction हो overrule हुई है, but you know there is a sentiment. He is a coup maker who ruled, and so on, and और इसमें तो इश्यूज तो बनेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे देखना ये है कि व्हाट इवेंचुअली हैपेंस। आई थिंक अ क्वाइट फ्यूनरल रादर देन अ स्टेट फ्यूनरल वुड बी बेटर। नो नीड टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंडिंग इन ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो हाँ, बिकॉज वो यू नो जस्ट क्रिएट्स डिफिकल्टीज। अच्छा सेठी साहब, हमारे एक व्यूअर है नवीद भट्ट, वो कह रहे हैं कि सेठी साहब ने कहा कि कुछ फैसले हो गए हैं नवंबर के बारे में, ये क्या सस्पेंस छोड़ा है आपने? उनका सवाल है। मैंने कहा देखिए ना, आवाम की आवाज है, मेरा तो काम है आप तक पहुंचाना। आपका काम है दाना डालना। आप समझ गए। जी फैसले हो गए हैं, हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। और तो बस अब मैं इससे आगे मैं नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है ठीक ही है, इससे आगे नहीं पूछना चाहिए, इसको यही रहने दे। हाँ, तो अब टीएलपी की बात कर लेते हैं सोलंकी साहब। एनक्यूएम वर्सेस टीएलपी। 5.5 लाख वोटर थे, तकरीबन 5,29,000 30,000 NA 240 में। पहले भी जब इलेक्शन हुए तो जो साहब जीते एमक्यूएम के, वो 60,000 वोट लेकर जीते थे। दूसरे नंबर पर फिर भी टीएलपी थी। अब जो है वो सूरत हाल ये है कि 8% से भी कम वोट पड़े, और जो जीता है नंबर 1 एमक्यूएम का, उसके 10,000 कुछ वोट हैं, और जो दूसरे नंबर पे उनके भी 10,000 कुछ वोट है।
तो अब कराची जो है वो पाकिस्तान का अर्बन सेंटर है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वहां पर लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ज्यादा होगी। ये क्या बताता है कि जी 8% वोट पड़े हैं, मेन जो पार्टीज हैं जैसे पीपुल्स पार्टी और दूसरी वो गायब है। जमात इस्लामी और पीटीआई ने गालबन बायकॉट किया, लेकिन वो अगर हिस्सा भी लेते तो उन्होंने क्या कर लेना था। एमक्यूएम के 3-4 ग्रुप्स, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए और कराची के मुस्तकबिल के लिए क्या कहता है सेठी साहब? नहीं, उनको खास कुछ नहीं कहता। देखिए, आई डोंट थिंक दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। आपने खुद ही बता दिया किसने हिस्सा लिया, किसने नहीं लिया। और जमात इस्लामी का भी वोट है, अच्छा खासा वोट बैंक है कराची में। पीटीआई का भी बन चुका है, दोनों ने बॉयकॉट कर दिया, तो आप समझिए कि आधा वोट बैंक तो चला ही गया, या आधे से थोड़ा सा कम, वो तो आया ही नहीं बाहर। बाकी रह गया एमक्यूएम, डिवीजन हो गई। वो एक जमाने में एक ब्लॉक के तौर पे वो आता था, वो भी फारग हो गए। टीएलपी हर जगह पे 8-10 हजार वोट ले लेती है। पिछले इलेक्शंस में भी उन्होंने जहां जहां उन्होंने अपने लोग खड़े किए, 6-7 7 हजार, 6-7 7 हजार। फर्क ये है कि टोटल यूनिटी है टीएलपी में। हर बंदा जिसका वोट है वो निकलता है वोट डालने के लिए। एंड दे कैन आल्सो टेक ऑन द एमक्यूएम, वो आर्म्ड है। तो वो एमक्यूएम पे जो टैक्टिक्स है ना, वेदर दिस ग्रुप और दैट ग्रुप, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स, वो टीएलपी के खिलाफ नहीं चलते। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी लांदी जैसे एरिया में नहीं चलते थे, मगर बेचारे नून लीग वाले हों या पीटीआई वाले हों, ये तो नहीं उस लेवल पे पहुंच सकते। इनके वोटर ही फर्क है। पीपल्स पार्टी गुंडागर्दी कर सकती है, अगर वो आगे देखे गुंडागर्दी हो रही है तो वो भी कर सकते हैं। वहां भी उन्होंने भी बनाई हुई है ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए फोर्सेस। तो अब बात यह है कि मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कराची ऑलरेडी जो है ना, वो एक शहर जो है इज बिटरली डिवाइडेड। पख्तून पॉपुलेशन है, फिर आपकी अभी भी लोग हैं जो अभी अपने आप को महाजर कहते हैं, और अभी भी उनका जो वोट बैंक है अल्ताफ हुसैन के लिए है। कल अल्ताफ हुसैन वापस आ जाए तो ये जो सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, इनमें से आधे तो छोड़ के चले जाएंगे वापस इनटू हिज गोद। अभी भी वहां उसके लिए इस किस्म की सिंपैथी है, एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स वो आ नहीं सकता, बट ना ही वो आना चाहेगा। उसने भी बायकॉट किया था एमक्यूएम, लंदन वाला। हाँ, तो उन्होंने भी बॉयकॉट। तो मैं ये समझता हूँ कि और इस वक्त इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आ रही लोगों को कि आगे क्या होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, एमक्यूएम जो है बेचारे कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी पीटीआई में, कभी इधर। कल को ये भी नहीं पता कि कल कहाँ जाके ये बैठेंगे। और ये जो स्प्लिट हुई है उसके साथ से बहुत कमजोर हो गए। तो इसलिए आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड के मजा तो आता कि अगर पीटीआई भी लड़ती और फिर तरीके के साथ। तो ये बाई इलेक्शन की पहले भी इतनी हाइप नहीं क्रिएट हुई। ऐसे लग रहा था कि कोई लोकल सी कोई चीज है, कोई ये जो तो अब इसके ऊपर इतनी ज्यादा तवज्जो देना, मैं आई डोंट थिंक इट्स टू इम्पोर्टेंट। ठीक। अच्छा सेठी साहब, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको कंक्लूड रैप अप कर लें। मैं आखिर, ये सोलंकी साहब ने भी आपसे बात की थी, आप क्या, देखिए आप जानते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को भी, आपने इन सब कैरेक्टर्स को देखा भी है, स्टडी भी किया है। आप क्या समझते हैं, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा, क्या इस संगीन बहरान से शहबाज शरीफ एज द सिविलियन हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को निकाल पाएंगे? रजा, दो बातें कह दूं। एक तो ये कि पाकिस्तान 1.5 साल में नहीं निकलने वाला। कम से कम 5 साल 10 साल लगेंगे इस क्राइसिस से निकलने में, और उसके दौरान बड़ी और क्राइसिस, मिनी क्राइसिस आएंगी। ये 70 साल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, फिर इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है वो भी एड के ऊपर और डिपेंडेंसी के ऊपर बना हुआ है, और फिर यहाँ की जो रूलिंग क्लासेस हैं वो भी एक याशी और रेजीम, जेंट्री जिसे कहते हैं, वो भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये इट विल टेक टाइम बिफोर यू कैन फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। ये जो अभी होने जा रहा है, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये एक स्टेबल करने के लिए है कि ये ना हो कि कल सारे भाग जाएं और यहाँ रह कुछ ना जाए और यहाँ भी से कुछ हो जाए। दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली। इसके अंदर ये बड़े ओवरलैपिंग इश्यूज है, इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट आर द इश्यूज पाकिस्तान फेसेस गोइंग फॉरवर्ड। अगर पाकिस्तान एक नॉर्मल ग्रोइंग कंट्री बनना है और
कुछ मसले अपने हल करने हैं, उसके ऊपर तो एक स्पेशल प्रोग्राम हमें करना चाहिए। या आइडेंटिफाई द एरियाज व्हिच हैव टू वेयर गिव हैज टू गिव, समथिंग हैज टू गिव। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इनको कैसे वहां से निकालना है और टैकल करना है, और क्या कुर्बानियां देनी है तो किसने देनी है, और किस किस्म की देनी है और कैसे देनी है। और तो ये दैट्स अ सेपरेट इशू। दूसरी बात मैं जाते जाते कह दूं, अब आपने क्योंकि पूछा ही था तो मेरे शरारत भी आ गई थोड़ी जहन में कि एंड करते हैं एक शरारत के साथ। मुझे याद है कि जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी नवाज शरीफ साहब के जमाने में, जब तो उस वक्त मुझे, मैं एक जियो टीवी पे था तो मुझे पूछा मुनीफ फारूक ने कि आप बता तो दें कौन बनने जा रहा है आर्मी चीफ। उस वक्त बड़ी टाइटली कंट्रोल था सब कुछ, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ अपने दिल के अंदर फैसला रखा हुआ, और किसी को उंगली के अंदर में नहीं पड़ा। चिड़ी आती थी जाती थी, टकरे मारती थी, समझ नहीं आती थी वो क्या। तो खैर फिर मैंने सोचा चिड़िया तो अब छोड़ो मेरे, मैं खुद ही उठाते जाऊंगा और खुद ही जाके कोई थोड़ा बहुत पता करूँ। जो मैंने पता किया तो फिर मैंने आके अपने प्रोग्राम में इशारा किया। तो मेरा इशारा ऐसे था कि ए इज फॉर एप्पल एंड बी इज फॉर द एप्पल ऑफ नवाज शरीफ आई। तो क्या कि मैंने बंद कर दिया, वो शोर पड़ गया कि ये एक ही चक्कर है, ए कौन है तो बी एप्पल, और ये क्या मजाक बनाया वैसे। तो जो लोग समझना चाह रहे थे उन्होंने समझ लिया। तो मुझे फोन आ गया 12:30 बजे, मेरा 12 बजे लाइव प्रोग्राम खत्म हुआ, 12:30 बजे मुझे फोन आ गया कि आपने ये जो कहा है ना कि ए नहीं बनेगा और बी बनेगा, तो ये आप गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, यही बनेगा। तो मैंने कहा फिर ठीक है। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास अभी एक कल भी प्रोग्राम है, आप अपना मौकफ चेंज कर लें, क्योंकि अगर ए बन गया तो वो आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपने बी का कह दिया। यस। तो मैंने कहा यार बात यह है कि अब हम कौड़ा कोड मैंने भी करना पड़ेगा, मैं तो एक तजियाकार हूँ, मैंने तो अपना तजिया किया है, तो अब इसमें कोई पर्सनल इशू तो है नहीं, ना मैं ए को जानता हूँ ना मैं बी को जानता हूँ। तो बहरहाल हुआ ये कि फिर बी ही बन गया, ठीक। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि बी के खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाई गई। जी बिल्कुल हमें याद है कि ये फलाने ढिंगड़े ने, उनके बनने से पहले पूरी एक कैंपेन चली कि जी बी ये है, बी फलाना खानदान है, ये है वो है, इस किस्म का। तो मेरे पे भी प्रेशर आया कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, तो आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा नो, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, और ये मैं बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो आई डिफेंडेड बी एट दैट टाइम। आई सेड कि नो, जो फैसला हो गया, मैं जानता नहीं हूँ किसी को, ना ए को ना बी को, आई एम श्योर बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। अब बस जो हो गया इसको अब डिस्टेबलाइज नहीं करना। और उस वक्त बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट लगे हुए थे ए के हक में। इज अ वेरी गुड सोल्जर, तो एंड अ ग्रेट मैन ऑफ ग्रेट डिग्निटी, एंड ही सर्व्ड पाकिस्तान वेल एंड कंटिन्यूज टू सर्व पाकिस्तान वेल। सो अब बात यह है कि एंड हैज इन द पास्ट, बट दीज आर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, ये होते हैं, वी शुड नॉट गेट टू इन्वॉल्व इन देम। तो अब आपने ये कहा, मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि अब मैं ये एक और इसी किस्म का दाना फेंकने लगा हूं। तो वो ये दाना है कि इस्तीफा ना ए होगा ना एस फैसला करेगा, इस वक्त फैसले जो भी होंगे वो बी करेगा। तो अब रहने दे, बस काफी हो गया। मेरे ख्याल से काफी क्लियर बात हो गई है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है ना जी। तो मेरे ख्याल से इसको हम पिकअप करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं सेठी साहब, आराम से, वक्त खत्म हो गए। ये अगली बार भी आपको प्रोवोक किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट की जाए इंफॉर्मेशन आपसे। तो बहरहाल आज के लिए शुक्रिया, और नाजरीन का भी शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे कल शब 9 बजे फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।